क्या आप जानते हो साउथ ईस्ट एशिया का एक अजीब सा नाम इंडो चाइना, मतलब इंडिया और चाइना दोनों का कॉम्बो। तो चलो आज एक मज़ेदार सफ़र पे चलते हैं जहां हम लोग जानेंगे इंडो चाइना आखिर है क्या, वहाँ की हिस्ट्री क्या है और फ्रांस ने अपना राज कैसे जमा लिया था। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान एक ही सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। अब बिहार का यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पे, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और 10 के पहुँचने वाले हैं, तो फटाफट से अपने घर पे भी कर लो, ठीक है? जो भी फ़ोन है, जो लोग नहीं किए कर लो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि फटाफट से 10 के कंप्लीट हो जाए। फिर एक चीज़ सरप्राइज ही रहेगा, वो जो आ जाएगा। जो लोग बिल्कुल से नए हो, फटाफट से तुम लोग क्या करोगे, प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर करा सकते हैं। SCERT टोटल पूरी चीज़ें जो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और हम लोग अब बढ़ चुके अपने सफ़र के तरफ आगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था, चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारी चीज़ें इधर बहुत हद तक चीज़ें हो गया। इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, पॉलिटिकल कंप्लीट हो गया। जाइए फटाफट से वीडियोज़ देखिए, इतना कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में मस्त जाने वाला है, ठीक है? और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप जो नहीं ज्वाइन हुए, फटाफट से कर लो। क्या कर रहे हो, ठीक है? मीडिया पे जाना है, सिंपल से आप फाइल सेक्शन में, सॉरी, वहाँ पे जाकर के आपको सारे PDF मिल जाएंगे जितने अभी तक क्लासेस हो चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए चैप्टर नंबर 3 हमारा SCERT नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। हालांकि ये चैप्टर NCERT में भी है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें जो SCERT के नज़रिए से देखेंगे और समझेंगे, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होगा। जितनी चीज़ें करा रहे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, बस सुनते रहो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाला है। चलिए पहला टॉपिक, और ये है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। मेरे साथ रहोगे तो बता देंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, प्लस का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेंगे, बता देते हैं। द मीनिंग ऑफ इंडो चाइना, इधर आ जाओ। हाँ, द मीनिंग ऑफ इंडो चाइना कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे कुछ कुछ हाईलाइटेड चीज़ें हम लोग चलते हुए चलेंगे। क्या है? साउथ ईस्ट एशिया रिलेटेड टू पेनिसुलर रीजन स्प्रेड टुडे 3 लाख, ठीक है? और अप्रॉक्स की बात करें अब अराउंड 3 लाख या फिर 2.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कवरिंग द एरिया ऑफ वियतनाम, लियोस एंड कंबोडिया। इट इज़ नॉर्थ बॉर्डर टच म्यांमार एंड चाइना सी इन द साउथ एंड द रीजन ऑफ म्यांमार इन द वेस्ट, ठीक है? बताते तुम्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना, मेरे साथ साथ बोलते चलो और याद होते चलेगा। सबसे पहली बात है, जो इंडो चाइना का मतलब सिंपल से ये होता है, अभी आगे समझोगे, फिलहाल इतना देखो। द मीनिंग ऑफ इंडो चाइना कंट्री में ये कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ ईस्ट एशिया में। जो आपका MCQ क्वेश्चन आ गया कि इंडो चाइना कंट्री कहाँ पे है, तो किस इलाके में, या आपको डायरेक्शन पूछ देगा तो साउथ ईस्ट एशिया, पहले ये हो सकता है ऑप्शन में एशिया दे दे, कहाँ पे है, कौन सा कंटिनेंट में, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, या फिर डायरेक्शन पूछ दे तो साउथ ईस्ट एशिया, MCQ नंबर 1। दूसरा बात है, ये पेनिसुलर रीजन है, मतलब कि 3 साइड जो है पानी, जैसे इंडिया भी है ना, तो ये 3 साइड, ये इंडिया का मैप है, समझो ये 3 साइड पानी से घिरा हुआ, 1 2 एंड 3, तो उसको बोलते हैं, जो 3 साइड पानी से घिरा हुआ उसको बोलते हैं पेनिसुलर रीजन। ये जो फैला हुआ है लगभग 3 लाख, अराउंड 3 लाख। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर अराउंड पूछे तो 3 लाख, अगर हो सकता है तो मैं डायरेक्ट 2.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर दे तो वो भी सही हो जाएगा। इतना एरिया कवर करता है। टुडे की बात है, मतलब आज का बात नहीं, बुक के अकॉर्डिंग उनका बात, और यही उसको आंसर माना जाएगा। ये कवर करता है 3 इंपॉर्टेंट एरिया, जो वियतनाम, लियोस एंड कंबोडिया। पता है ऑब्जेक्टिव में तुम्हें क्या पूछेगा कि इंडो चाइना रीजन में कौन कौन से जगह आते हैं, तो वियतनाम पहला नंबर, दूसरा नंबर में लियोस, तीसरा नंबर में कंबोडिया। 3 इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इंडो चाइना में कौन कौन से रीजन आते हैं, तो वियतनाम हो गया, लियोस हो गया, कंबोडिया हो गया। आपका सब्जेक्टिव भी आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। या मुझे पूछ देगा इसमें से कौन सा नहीं है जो आता है, इसमें से कौन सा नहीं है इंडो चाइना रीजन में, तो ये तीनों तो हो जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दीज दे देगा, या फिर आपको और कोई ऑप्शन दे देगा, ठीक है? जो नॉर्दर्न बॉर्डर है ये टच करता है म्यांमार को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आंसर से फॉर्म कर सकते हैं कि नॉर्दर्न बॉर्डर किस चीज़ को टच करता है, तो म्यांमार एंड चाइना। और एंड चाइना सी कहाँ पे? साउथ में, और रीजन की म्यांमार है कहाँ पे? उसके वेस्ट में है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है? एंड एक थोड़ा सा ध्यान देना, म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते हैं, या फिर ओल्ड नेम बर्मा, ठीक है? हो सकता है तो मैं एग्जामिनेशन में ऐसे घुमा दे कि बर्मा कहाँ पे है, या बर्मा में इस टाइप से एक MCQ क्वेश्चन आई थिंक मैंने देखा है कि म्यांमार को और किस नाम से जानते हैं, बर्मा के नाम से जानते हैं, बर्मा किस नाम से जानते हैं, तो म्यांमार, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना? थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलना ही पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आ भी रहा तो इग्नोर कर लेना थोड़ा सा, ठीक है?
टोकिन एंड अनम ऑफ वियतनाम। वियतनाम में दो जगह है, याद रखना, एक टोकिन एक अनम। ये जो है ऑफ वियतनाम अंडर द चाइनीज ऑक्यूपेशन फॉर मैनी सेंचुरीज एंड अदर हैंड लियोस एंड कंबोडिया वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कल्चर। बात ये बोल रहा है कि वियतनाम के जो टोकिन और अनम है ये किसके अंडर आ रहे थे, सेंचुरीज बहुत दिन तक किसके अंदर आ रहे थे, किसके ऑक्यूपेशन में आ रहे थे, मतलब किससे इन्फ्लुएंस थे, चाइनीज से इन्फ्लुएंस थे। और दूसरी आप बात करें लियोस और कंबोडिया जो है ये किससे इन्फ्लुएंस थे, इंडियन कल्चर से, यानी हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। इसलिए समझ रहे हो क्यों इंडो चाइना क्यों नाम रखा गया, दो अलग अलग रीजन से इन्फ्लुएंस थे। देखो यहाँ पे वियतनाम के जो लोग थे वो चाइनीज लोग से ये थे, इन्फ्लुएंस थे, और जो लियोस और कंबोडिया है ये किससे इन्फ्लुएंस थे, हमारे इंडियन कल्चर से। ठीक है, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए तुम सिंपल से ये चीज़ याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि लियोस एंड कंबोडिया इन्फ्लुएंस बाय किससे, इंडियन कल्चर से। ठीक, इस बात को याद रखना। देन आपका या तो वियतनाम पूछ लेगा या फिर जगह नाम दे देगा टोकिन या अनम, ये किससे इन्फ्लुएंस है, चाइनीज ऑक्यूपेशन या चाइनीज कल्चर से इन्फ्लुएंस है, सीधी बात है। ठीक है, ओके। देन कंबोज वॉज अ मेन सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि इंडियन कल्चर का मेन सेंटर कौन था, तो कंबोज। ठीक है, और ये जो 14 इन द फोर्थ आपका सेंचुरी की बात कर रहा है, कब, कितने सेंचुरी का, फोर्थ सेंचुरी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, किस सेंचुरी का, फोर्थ सेंचुरी का। इस बात को याद रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन कल्चर ठीक है इन्फ्लुएंस था, तो कहाँ उसका मेन सेंटर कहाँ था, सेंचुरी कितना था। एक बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है अंकोर वाट टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया, तो किंग सूर्यवर्मा सेकंड। इस बात को याद रखना, कब, इन 12th सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है हर बार कि अंकोर वाट टेम्पल किसने बनाया या सूर्यवर्मा सेकंड क्या बनाया। तो अंकोर वाट टेम्पल ये कहाँ पे है, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, बताओ कहाँ पे है। अगर आपसे पूछे कि अंकुर वाट टेम्पल कहाँ पे, तो ये सिंपल सा कंबोडिया में है। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू के लिए आपका रेडी हो गया। बट कंबोडिया फेल इनटू द 16th सेंचुरी, बट कंबोडिया जो ये फेल हो गया, गिर गया कब, 16th सेंचुरी में। ड्यू टू दिस कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड सम कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडियन कंट्रीज, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, इंडो चाइना के नाम से जानते हैं। अब भाई सिंपल से मैं थोड़ा सा फटाफट से एक बार फिर से बताता हूँ। तो देखो एक बार फटाफट से एक बार मीनिंग ऑफ इंडो चाइना, कहाँ कितना तक फैला हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, देन ये कितना एरिया कवर करता है, इंपॉर्टेंट बात है, किसको किसको टच करता है, रीजन कौन कौन सा रीजन, इसमें 3 रीजन आते हैं, वियतनाम, लियोस, कंबोडिया, ये चीज़ याद रख लेना। म्यांमार का दूसरा नाम क्या है, बर्मा। ठीक है, और अनम और टोकिन किसके अंदर आता है, वियतनाम के अंदर आता है। ठीक है, ये चाइनीज ऑक्यूपेशन, चाइनीज से इन्फ्लुएंस थे, यानी चाइना से इन्फ्लुएंस थे। लियोस एंड कंबोडिया इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, इसका मेन सेंटर किसको माना जाता है, कंबोज माना जाता है। ठीक है, इंडियन कल्चर का कब, 4th सेंचुरी में। अंकुर वाट टेम्पल कौन बनाता है, सूर्यवर्मा सेकंड, कब, 12th सेंचुरी में। कहाँ पे, ये अंकुर वाट टेम्पल या आपका कंबोडिया में। 2 क्वेश्चन हर बार मिलेगा तुम्हें कि अंकुर वाट टेम्पल किसने बनाया, कहाँ पे है, तो 2 क्वेश्चन। अंकुर वाट टेम्पल आपका कंबोडिया में, किसने बनवाया, सूर्यवर्मा सेकंड। इस बात को याद रखो, कब, 12th सेंचुरी में। ठीक, इसी कारण से कल्चर इन्फ्लुएंस के कारण से चाइना का कुछ रीजन कंट्री और इंडिया का कुछ कंट्री से इन्फ्लुएंस है। इसी कारण से मतलब कि लियोस और कंबोडिया समझ गए होंगे, ये इन्फ्लुएंस है इंडिया से, एंड आपका जो आपका वियतनाम जो है ये चाइना से, इसलिए इसका नाम रखा गया इंडो चाइना। समझ में आ गया। अच्छा, अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज एंड फ्रेंच डोमिनेंस। अब कुछ ट्रेड कंपनीज आए, कौन सबसे पहले आए और फ्रेंच किस तरीके से डोमिनेंस किए, उसके बारे में हम लोग समझते हैं चीज़ों को लेकर के। देखो इंपॉर्टेंट डेट फटाफट से नोट स्टार्ट कर लो। 19 है, 1498 फेमस नाम वास्को डी गामा, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था सी रूट कनेक्ट विद इंडिया। देन द पुर्तगालीज वेर द फर्स्ट ट्रेडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताते हैं। द पुर्तगाली ट्रेड मेड मलक्का द ट्रेडिंग सेंटर इन 1510, स्टार्टिंग ट्रेडिंग विद इंडो चाइनाज कंट्रीज आफ्टर स्पेन, डच, इंग्लैंड, फ्रेंच अराइव्ड। बताते हैं क्या क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना। बात है 19 है यार, 1498 की। ठीक है, 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा, ये क्या थे, एक नाविक थे, है ना। वास्को डी गामा आपने सुना होगा। तो ये ना सी रूट से इंडिया को खोजे थे। ठीक है, कनेक्ट किया इंडिया को, सीधा सीधी बात है। उन्होंने पुर्तगाली, ऐसे पूछेगा कि सबसे पहले कौन सा ट्रेडर आया, तो पुर्तगाली ट्रेडर आए। ठीक है, पुर्तगाल से कौन थे, वास्को डी गामा। ठीक है, इनके बारे में बहुत पढ़ेंगे। ये फर्स्ट ट्रेडर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा फर्स्ट ट्रेडर है, तो पुर्तगाली के एक फर्स्ट ट्रेडर है। पुर्तगाली जो है, पुर्तगाल्स के जो लोग हैं, उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया। तो किसको, मलाक्का को अपना ट्रेडिंग सेंटर बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कब बनाए, 1510 को। इंपॉर्टेंट डेट ये भी याद रखना कि 1510 को पुर्तगाली ने मलक्का में अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया, अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया इंडो चाइना कंट्रीज के साथ।
ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ कंपनी और आएंगे, स्पेन आए, डच आए, इंग्लैंड आए एंड फ्रांस आए। मतलब टोटल कंपनी की बात करें तो पुर्तगाल एक नंबर में हो गया, दूसरा में स्पेन हो गया, तीसरा में डच हो गया, फोर्थ में इंग्लैंड हो गया एंड फिफ्थ में फ्रांस। यानी 5 कंपनी यहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले कौन? आपका पुर्तगाली। कौन? वास्को डी गामा। कब? 1848 को सी रूट फाइंड किया, कनेक्ट किया। देन आपका 1510 को मलक्का में क्या किया? ट्रेडिंग सेंटर बनाया। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमॉन्ग दीज कंपनी नो एक्सेप्ट फ्रेंच ट्राई टू स्टेबलाइज देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर दिस टेरिटरी बट फ्रांस ट्राइंग टू डायरेक्शन from the very beginning. By the beginning of 20th century the entire Indochina came under the French control. मतलब इतने सारे कंपनीज आए लेकिन किसी का ये दिमाग में नहीं आया, कोई ये नहीं सोचता कि इसमें राज करेंगे सिवाय फ्रांस के। फ्रांस क्या चाह रहा था कि अपना इसमें पॉलिटिकल डोमिनेंस हम लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। क्यों? रीज़न को समझेंगे। यहाँ पे पर्पस यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया। सबको अपना अपना बिजनेस से मतलब रखा, सिर्फ फ्रांस को छोड़ करके। वो फ्रेंच लोग ये चाह रहे थे कि अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाएंगे इस टेरिटरी में और अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करेंगे। इसलिए धीरे धीरे वो बिगनिंग से ही शुरुआत कर दिया कि अपना यहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाना है। तो 20th सेंचुरी में धीरे धीरे 20th सेंचुरी में क्या हुआ? पूरा का पूरा आपका जो इंडो चाइना किसके अंदर आ गया? फ्रांस के कंट्रोल में आ गया। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। चलिए देन आता है द पर्पस ऑफ फ्रेंच कॉलोनाइजेशन। आखिर क्यों, क्या ज़रूरी था, क्यों कर रहा था वो कब्जा? कोई चीज़ का कारण ही होता है ना। तो देखो क्यों कब्जा कर रहा था। द पर्पस ऑफ फ्रेंच इन मेकिंग इंडो चाइना इट्स कॉलोनी मतलब गुलाम, सिंपल से समझो, है ना। तो वॉज अ फेस टू ट्रेड कॉम्पिटिशन फ्रॉम डच एंड ब्रिटिश कंपनीज। सिंपल सी बात है कि अगर तुम कोई जगह में राज कर रहे हो, है ना, तो तुम जो भी तुम्हारे कॉम्पिटिशन वाले लोग हैं, है ना, तो उसको तुम दबा सकते हो इजीली, है ना। तो वो फेस ही नहीं करना पड़े वो प्रॉब्लम। तो पहला रीज़न वही था कि इंडो चाइना में उस कॉलोनी बनाने का पहला ये रीज़न था कि ट्रेड कंपटीशन जो डच और ब्रिटिश कंपनीज के साथ था वो कम हो जाए, कि अपना सब कुछ हाथ में, उन लोगों को कुछ देंगे ही नहीं, सीधा सीधी बात। तो पहला रीज़न ये था। रीज़न क्लियर हुआ? हाँ। दूसरा, जितने भी रॉ मटेरियल वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडो चाइना रीजन में, वो अपने जो भी सामान चाहिए वो सारे कुछ उसको अवेलेबल हो जाएगा। अब तुम कोई जगह का मालिक हो, सारी चीज़ तुम्हारे पास रहेगा ना, सारी चीज़ें। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा, इट वॉज सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप यूरोपियन स्टेट टू सिविलाइज बैकवर्ड सोसाइटीज़। ठीक है, जो यूरोप के लोग अपने आप क्या बोलते खुद को सिविलाइज समझते थे, भाई सबको अपना तरीके से चलने का प्लान था, सीधा सीधी बात है। ठीक, देन उसके क्या क्या चीज़ें बताते हैं। पहला समझ में आ गया। दूसरा ये समझ में आ गया कि वो लोग अपना रॉ मटेरियल कलेक्ट करना था, अपना फैक्ट्रीज चलाना था, और जो भी चीज़ बेचते थे इंडो चाइना रीजन में, सब उसमें हक चाहिए था, सिंपल सी बात है। तो ये सारे पर्पसेस थे किसका? फ्रेंच का। तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक नहीं आया बट पूछ सकता है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ फ्रेंच कॉलोनाइजेशन? क्या पर्पस था? ठीक है, सिंपल सा पूछ सकते हैं। तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है अगर क्वेश्चन टफ बनाना हो तो। देन 2 नंबर में एक शॉर्ट डेफिनेशन, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम समझ रहे हो? देखो, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वॉज अ काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर। एक काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर है जहाँ पे वर्कर हैड नो राइट्स विल द ओन हैड अनलिमिटेड राइट, ऑनर हैज अनलिमिटेड राइट। सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता था कि जो बॉन्डेड लेबर बनाता था, बंधुआ मजदूर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे वर्कर्स के पास कोई राइट्स नहीं होता था, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता था। सारा का सारा अधिकार किसके पास होता था? मालिक के पास होता था कि हाँ भाई साहब, इतना बजे तुमको आना, इतना काम करना, तुमको इतना ही कब पैसा देंगे। तो ये सारे किसका हक में था? ऑनर के पास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। डेफिनेशन शॉर्ट में पूछ सकते हो 2 नंबर में। ठीक है, आ जाओ। और हाँ, जो फ्रेंच में लोग सेटल होते थे इन इंडो चाइना, उसको क्या बोलते थे? कॉलोन्स। इस बात को याद रखना। ये 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया कि फ्रेंच जो होते हैं, जो सेटल हो रहे थे इंडो चाइना में, उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते थे कॉलोन्स। इस बात को याद रखना। इतनी चीज़ें क्लियर हो गया, एक पेज की जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रोल ऑफ बायोडाई, इनका रोल आगे भी पढ़ना पड़ेगा बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं छोटा सा बीच में। आप यहाँ पे देखो, सीक्वेंस देखना, यहाँ पे सितंबर का बाद घुसा दिया, फिर यहाँ पे अगस्त में आ गया। ठीक है, देन लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं आगे, इनके बारे में और एक बार पढ़ना है। देखो, इंडो चाइना हैड मैनी स्टेट अंडर द ओल्ड मोनार्की। जो इंडो चाइना का रीजन था, बहुत सारे स्टेट है, ये किसके अंदर आ रहा था? ओल्ड मोनार्की। जैसे कंबोडिया, लियोस, अनम के अंदर बहुत जगह छोटे छोटे स्टेट थे जो किसके अंदर आ रहा था? ओल्ड मोनार्की। ड्यूरिंग द जापानीज इवैक्यूएशन मोनार्की रिजाइन एंड सम डिग्निटी। देखो, बात यह है कि इंडो चाइना के अलग अलग छोटे छोटे राज्य स्टेट जिनका अपना अपना ओल्ड मोनार्की यानी राजा महाराजा वाला था। ठीक है, जैसे कंबोडिया, लियोस, अनम, ये क्या था? वियतनाम का हिस्सा था। जब जापान के फोर्स इंडो चाइना से वापस जा रहे थे,
अप्रॉक्स 1945 के आसपास में, तब मोनार्की को थोड़ा सा रिस्पेक्ट और अथॉरिटी वापस मिलने लगे, मतलब उनका थोड़ा सा डिग्निटी रिस्टोर हुआ था। ठीक, देन बायोडाई जो ये क्या बने, एम्पायर ऑफ अनम बने। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा था ये सारी चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा पॉज करने के कारण, बहुत सारे किस रीज़न के कारण फिर से बनाना पड़ रहा है। 3-4 बार मैंने पॉज रखा है एक वीडियो को बस शूट करने के लिए। तो बायोडाई क्या बने, एम्पायर ऑफ अनम बने, इस बात को याद रखना। लेकिन बट मोनार्की कुड नॉट सर्वाइव अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट, लेकिन ये जो मोनार्की है ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट के सामने। ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो गया। ऑन 25 अगस्त 1945 बायोडाई का जो है ये अपना गद्दी को छोड़ दिए और वियतनाम जो है ये डिक्लेयर हो गया रिपब्लिक। ठीक है, ओके, समझ में आया। आपको सिंपल से पूछा जाए कि कब डिक्लेयर किया गया, तो 1945, बट यहाँ पे सिंपल से बात सकते हैं अनम या फिर वियतनाम का ही पार्ट है, ये कब हुआ, ये 25 अगस्त 1945। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेट शीट मेंशन कर रखा है, यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। और हो ची मिन्ह क्या बना, एक लीडर बन गया और ये डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस। ठीक है, और बायोडाई क्या है, ये अपना लास्ट एम्पायर ऑफ अनम। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लास्ट एम्पायर ऑफ अनम कौन थे, तो बायोडाई। ठीक है, ओके, अब कब, 1945 की बात हो रही है। तो होप आज के लिए इतना ही। वीडियोस इतना ज़्यादा पॉज करना पड़ा, मैंने शायद 2-3 बार ही बोला, बट इतना ज़्यादा पॉज करना पड़ा। एग्जैक्टली मैं 5 बजे से बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए, अभी रात के 7:30 बज गया। इतना ज़्यादा टाइम लग गया सिर्फ ये छोटे से वीडियोस बनाने के लिए। बहुत लोग आ रहे हैं रूम पे, अभी अपने घर पे भी नहीं हूँ जो बैठ कर आराम से बना सकता हूँ। तो सारी चीज़ें देखते हुए कभी कुछ प्रॉब्लम, बट ठीक है, फिर भी हो गया। अगर समझ में नहीं आया हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हो, चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे बता देना। नेक्स्ट पार्ट में फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करते हुए स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। किस तरीके से नेशनलिज्म जो है ये डेवलप हुआ इंडो चाइना रीजन में। ऐसा नहीं कि कोई रात को आया मोमबत्ती जला दिया, हाँ भाई नेशनलिज्म जग गया, है ना, तो वो तो नहीं होगा। कुछ तो चीज़ें हुआ होगा ना, जिस तरीके से हम लोग यूरोप में बात किए, अलग अलग जगह की बात की, किस तरीके से नेशनलिज्म का फीलिंग जागा, तो उस तरीके से यहाँ पे तो कुछ तो हुआ होगा। तो देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच कॉलोनिज्म, क्या बैकग्राउंड था तभी का। देखो, फ्रेंच कॉलोनियल रूल इन इंडो चाइना 3 रीजन आता है, कंबोडिया, वियतनाम एंड लियोस। ठीक है, अलग अलग जगह पेन जा रहा है, टेंशन मतलब। फेस रेबिलियन सिंस early time. By the 20th century, protests become a stronger and more organized. Early revolt were often based on the petty issue, but later took a form of organized nationalism. फ्रेंच रूल के खिलाफ पहले छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुए, फिर धीरे धीरे एक क्या हो गया, ऑर्गेनाइज मूवमेंट बन गया। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स और कुछ अर्ली ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से कुछ कुछ हर बार क्वेश्चन आते हैं, और ये चीज़ मैं ही बता सकता हूँ। फैन बोई चान, आप चाइनीज़ नेम है तो कोई बात नहीं है, फैन बोई चान 1930 की बात है। इन्होंने एक फाउंडेशन रखा क्या, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का, किसका, जैन हो नाम का एक सिंपल सा एक फाउंडेड रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का, क्या, जैन हो। ठीक, ओके, ये सिंपल सा ये क्या था, से एक किन के आइडियाज़ पे काम कर रहा था, ड्यू टेन होई के आइडियाज़ के अंडर ये स्प्रेड कर रहा था, नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहा था। नाम छोड़ दो, बस नाम इनका याद रखो और बता देंगे। फैन बोई चैन जो है, इन्होंने एक बुक लिखा द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, और ये क्रिएट किया स्ट्रॉन्ग एंटी फ्रेंच फीलिंग। ठीक है, ये बुक का नाम क्या, द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम। लिखा किसने लिखा, फैन बोई चैन ने लिखा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक का नाम किसने लिखा, तो फैन बोई चैन। याद रखना, जिसने एंटी फ्रेंच फीलिंग का धूम मचा दिया, इस बात को याद रखना कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो फैन बोई चैन। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन रखा जैन होई नाम से। ठीक है, किसके अंडर में, देव टेन होई। नाम ही अजीब अजीब है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस एक ये नाम याद रखो, दूसरा ये नाम याद रखो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैन हो। ठीक है, जय हो याद रख लो, काम याद हो जाएगा, सीधा सीधी बात है ना। देन और एक लीडर्स, इनका नाम है फैन चुई, अलग अलग नाम है। ठीक है, देखो ये चाह रहे थे कि रिपब्लिकन डेमोक्रेसी चाहिए था, किनको, इन भाई साहब को। ठीक है, और ये हिज आइडियाज स्प्रेड अमॉन्ग द वियतनामीज स्टूडेंट स्टडिंग इन चाइना। इनके जो आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड हुए पूरा वियतनाम में, इस वियतनामीज स्टूडेंट में जो कहाँ पढ़ रहे थे, चाइना में पढ़ रहे थे। वियतनाम लिबरेशन एसोसिएशन, ये VLA सिंपल सा शॉर्टकट में बोल सकते हैं, वियतनाम लिबरेशन
एसोसिएशन, ठीक है, ये फॉर्म किया गया है स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है। हर जगह स्टूडेंट ही आगे आते हैं ना, आपने पढ़ा था बिहार स्टूडेंट मूवमेंट, है ना, पढ़ा था ना स्टूडेंट मूवमेंट के बारे में, उसी तरीके से, है ना। तो ये जो है ये इन्फ्लुएंस किससे इन्फ्लुएंस है, सैन याट सेन से। वो कहाँ पर सक्सेस इन चाइना, सिंपल सा ऐसा पूछेगा कि वियतनाम लिबरेशन एसोसिएशन किसके द्वारा फॉर्म किया गया, किस स्टूडेंट द्वारा फॉर्म किया गया, किससे इन्फ्लुएंस होकर के, सैन याट से इन्फ्लुएंस होकर के। अगर बाई चांस अगर पूछे तो ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल से अभी तक तो PYQ में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा फॉर्म बाय स्टूडेंट इस बात को याद रखना, ठीक। देखो कुछ इम्पैक्ट थे, इंटरनेशनल इवेंट्स चल रहे थे जिसके कारण से इसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ावा मिला। तो पहला क्या, विक्ट्री ऑफ जापान ओवर रशिया 1905। ये इंटरनेशनली कुछ चीज़ चलता है ना, उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है ना हमारे पे। इंस्पायर वियतनामीज नेशनलिस्ट, इससे क्या हो गया, विक्ट्री हो गया, तो यहाँ पे इंस्पायर हो गया वियतनामीज के जो नेशनलिस्ट थे वो जो है उससे इंस्पायर हो गई, वहाँ का लोग विक्ट्री पा लिया तो हम लोग भी करेंगे। जिस सेम चीज़ें हम लोग नेशनलिज्म यूरोप में पढ़े वही सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे क्या हो गया, चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ 1911 के, किसके अंडर, सैन याट सेन के अंदर, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, इनकरेजमेंट मिला वियतनामीज स्टूडेंट को ताकि अपने लिए लड़ सके। तो ये सारे कुछ चीज़ें, इंटरनेशनल इवेंट चलता है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर बात करते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो क्या चल रहा था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 के, थाउजेंड ऑफ वियतनामीज वेयर सेंट टू फ्रांस एज लेबर सोल्जर। थाउजेंड ऑफ वियतनामीज, जैसे इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया के लेबर को भेजा गया था, है ना, वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए, तो इसी तरीके से वियतनामीज, थाउजेंड ऑफ वियतनामीज को कहाँ भेजा गया था, फ्रांस में एज अ लेबर, सोल्जर लेबर के तौर पे, ठीक है। ओके, दे वेयर ट्रीटेड एज अ बॉन्डेड लेबर, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, बॉन्डेड लेबर के द्वारा, जिसमें बहुत सारे डेथ हो गए, ठीक है। इन 1914 पेट्रॉइड्स फाउंडेड द वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी फर्स्ट मीटिंग एंड कैंटन, बट फ्रांस सप्रेस द मूवमेंट। लेकिन बात हुआ 1914, क्या हुआ, देशभक्ति जागा, तो उन्होंने क्या बनाया, वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। कहाँ पे मीटिंग रखा गया, कैंटन में, आपका सिंपल सा ये मीटिंग रखा गया। लेकिन इस आइडियाज़ को, इस मूवमेंट को फ्रेंच जो है सप्रेस कर दिया, दबा दिया, सीधा सीधी बात है। एट द सेम टाइम चाइना कंट्रोल ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इंडो चाइना, ठीक है, वर्सनिंग पीपल्स कंडीशन। सेम टाइम पे चाइना जो है कंट्रोल कर लिया था ट्रेड और एग्रीकल्चर ऑफ इंडो चाइना, जिस कारण से जो लोगों का जीना क्या हो गया था, बदतर कर दिया था, सिंपल सा, ठीक है। पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर डेवलपमेंट की बात करें, मैनी वियतनामीज वेर स्टिल केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, बहुत सारे वियतनामीज तो अभी भी पॉलिटिक्स से दूर थे। दिस क्रिएट एंगर चाइनीज बॉयकॉट मूवमेंट, ये क्या हो गया, ये जो क्या क्रिएट किया, चाइनीज़ बॉयकॉट मूवमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है, इन 1919। फिर यहाँ से एक लीडर आया जिसका हो ची मी नाम है, यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। ओके, यूगेन आई कॉक, इनका नाम क्या था, हो ची मी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हो ची मी का नाम दूसरा क्या नाम था, तो यूगेन आई कॉक, इस बात को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये वेंट टू पेरिस इन 1917, डेट छोड़ दो, बट उन्होंने पेरिस किया, उन्होंने एक फॉर्म बनाया ग्रुप कम्युनिस्ट, ठीक है। ओके, फिर बाद में वो मॉस्को गए, वो इन्फ्लुएंस हुए किस, कम्युनिज्म से, किससे पे, कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस हुए। फिर 1925 इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या किया, 1925 को फाउंडेड किया वियतनामीज रेवोल्यूशनरी पार्टी। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि हु फाउंड वियतनामीज रेवोल्यूशनरी पार्टी, तो हो ची मी दे देगा या फिर आपका यूगेन आई कॉक, ठीक है। टेंशन में मतलब कंफ्यूज मत होना, दोनों नाम सेम है। फिर 1930 को उन्होंने क्या बनाया कि वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो कौन, देखो एक वियतनामीज रेवोल्यूशनरी पार्टी या वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, किसने बनाया, दोनों नाम सेम ही है, क्या, हो ची मी। ऑप्शन में ज़्यादा हो ची मी ही तुम्हें ऑप्शन में देखने मिलेगा, ठीक है। मे भी चांसेस है तो मैं दूसरा नाम भी इसका देखने मिले, ठीक, इस बात को याद रखना। 5 साल बाद 1925, ये 1930, और ये प्रमोट कर रहे थे क्या, मिलिट्री ट्रेनिंग को और वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट फ्रेंच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे वहाँ देखो वो कहानी याद आ रहा है, ब्रेड दो, खाना दो, घर दो, नारा चल रहा था, वो राजा हटा था, तो सेम इसी तरीके से। इन 1930 वर्ल्ड डिप्रेशन, ठीक है, हम डिस्पर्सन में है तो वाली चीज़ वर्ल्ड डिप्रेशन हुआ था। इन 1930 वर्ल्ड डिप्रेशन, फॉल इन राइस, रबर,
etc. Price, unemployment increase, farmer accepted communism plus nationalism. French become more oppressive, bullet fired mercilessly on rebel, bomb dropped by the aeroplane. बात ये हुआ कि देखो वर्ल्ड डिप्रेशन 1930 चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड डिप्रेशन में था, जिसके कारण से जो राइस का, रबर का और ये सब का प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया। और बेसिकली वहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, फार्मर क्या एक्सेप्ट करने लगे, कम्युनिज्म को और नेशनलिज्म को एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि वो लोग कॉलोनी के अंदर था, है ना। तो एक तो सरकार को ये दयनीय समझने लगे, सॉरी, मतलब सरकार को कठोर समझने लगे कि ये बहुत ज़्यादा कठोर है ये लोग, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे और पब्लिक धीरे धीरे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी, तो वहाँ के जो फ्रेंच है तो वो और ज़्यादा कठोर हो गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, बुलेट फायर करा दिया, ठीक है। जो भी लोग आ रहे थे प्रोटेस्ट पे, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, भाई साहब उनके खिलाफ क्या कर दिया, सिंपल सा बुलेट फायर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ भी देखा है ना, ब्लडी संडे में वही सेम चीज़ हुआ, तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें हो गया। और यहाँ इतना हद तक हुआ कि बॉम्ब ही गिरा दिया गया, एरोप्लेन से बॉम्ब जहाँ जहाँ हो रहा था बॉम्ब सीधे गिरा दिया, ठीक है। जिसके कारण से थाउजेंड ऑफ क्या हो गया, किल हो गए, ठीक है, मर गए। रिवोल्ट वॉज सप्रेस बाय बट द मूवमेंट कंटिन्यू लाइक अ डोमिनेंट वल्कर। देखो हुआ या कि लोग, थाउजेंड ऑफ पीपल तो चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, और रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मूवमेंट चलता रहा, ठीक है, एक वॉल्केनो की तरफ आगे जाके फैलेगा, ठीक है। अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की स्प्रेडिंग विच लेटर प्ले अ रोल इन द वियतनाम इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। फिर अंडरग्राउंड चीज़ें चलने लगा, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट होने लगा और फैलने लगा, ठीक है, और धीरे धीरे ये रोल अदा करता है वियतनाम को आज़ादी दिलाने, ठीक है। इतनी चीज़ें याद हुआ, तो यहाँ से तुम्हें क्या याद करना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने येलो येलो करके रखा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं, फर्स्ट वाला काम हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सिचुएशन था। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ एंड वियतनाम इंडिपेंडेंस। पहला इतना साल तक गुजरा, अब दूसरे वॉर की तरफ चलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2। इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडो चाइना में। इन 1940 फ्रांस वॉर डिफीटेड बाय जर्मनी। फटाफट से देख लो कि फ्रांस जो है ये किससे हारा, जर्मनी से हारा। कब, 1940, ठीक है। जो जर्मन सपोर्टेड गवर्नमेंट was formed on the basis Japan entered Indochina and established dominance। बात ये चीज़ हुआ कि फ्रांस को हरा दिया, कौन, जापान। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1940 फिर जर्मन क्या करने लगा, सपोर्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर्म्ड किया वहाँ पे, किस, ऑन द बेसिस ऑफ जापान। धीरे धीरे इंडो चाइना में क्या किया, अपना डोमिनेंस कब्जा कर लिया, ठीक है। देन फर्स्ट टॉकिन जो अनम, जो अपना इसका था हिस्सा, कहाँ का हिस्सा था, टॉकिन और अनम, टॉनकिन और अमन अपना वियतनाम का हिस्सा था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे सबसे पहले होल इंडो चाइना रीजन को कवर किया, ठीक है। तो इंडो चाइना जो डबल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, फ्रेंच जो नॉमिनल पावर में थे और जापानीज ऑलरेडी ये रियल अथॉरिटी में आ गए थे। सीक्रेट वियतनामीज रेवोल्यूशनरी टुक एडवांटेज दिस सिचुएशन। देखो जब दो इंजन की सरकार हो जाती है तो 20 से तीसरा निकलने की कोशिश करते, तो वही चीज़ें हुआ। तो सीक्रेट वियतनामीज रेवोल्यूशनरी थे, ये चीज़ उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और ये सोचा कि बिगन अटैक अगेंस्ट बोथ फ्रेंच एंड जापानीज, दोनों को अटैक करने का सोचा, ठीक है। और जो पब्लिक इंक्लिनेशन था वो शिफ्ट किसके तरफ हुआ, तो कम्युनिस्ट ग्रुप की तरफ हुआ था। वर्कर, पीजेंट, ये सारे हुचिमी जो थे लीडर उसके तरफ ज्वाइन कर दिए गए। तो कौन फ़ायदा उठाना चाह रहा था कि भाई साहब एक तो फ्रेंच भी है नॉमिनल पावर में और आपका जापानीज़ भी है रियल अथॉरिटी में, दोनों में तो अभी हाल फिलहाल में लड़ाई हुआ, एक काम करते हैं अब हम लोग इन दोनों पे ही अटैक करते थे। तो वही चीज़ें यहाँ पे फ़ायदा लेने जा रहा है, देख लो। फिर वियतनामीज इंडिपेंडेंट लीग फाउंडेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 बाय हो ची मिन्ह। इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पूछेगा कि जो हो ची मिन्ह द्वारा वियतनामीज इंडिपेंडेंट लीग किसके द्वारा फाउंडेड किया गया, तो हो ची मिन्ह के द्वारा, ठीक है। अडॉप्ट गोरिल्ला वॉर पॉलिसी, इसमें क्या था, इंक्लूड फार्मर, ट्रेडर, ठीक है, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, फाउट अगेंस्ट जापान एंड फ्रेंच रूल। किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, जापान और फ्रेंच रूल के अगेंस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ से टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर की बात करेंगे। यहाँ से एक मिनट, इन 1941 अमेरिका इंटर्ड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर लिखा हुआ, ठीक है, WW वर्ल्ड वॉर 2 आफ्टर जापानीज अटैक ऑन द पर्ल हार्बर।
अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू में एंट्री की कब? देखो, जापान ने एक सरप्राइज अटैक अमेरिका पे सिंपल से नेवल बेस पे यानी हवाई पे किया था। उसके बाद क्या हो गया, अमेरिका भी इस वर्ल्ड वॉर टू में एंट्री ले लिया, ठीक है। देन 1944 फ्रांस फ्रीड फ्रॉम द जर्मन कंट्रोल। 1944 को फ्रांस फ्रीड फ्रॉम द जर्मन कंट्रोल, जो फ्रांस जो है वो जर्मन कंट्रोल से आज़ाद हो गया। 1940 में अभी जस्ट अपने ऊपर पढ़ा कि 1940 में सिंपल सा क्या हो गया, जर्मनी जीत गया था, ठीक है, फ्रांस को हरा दिया था। बट 1944 को वो क्या हो गया, आज़ाद हो गया फ्रांस, किससे? जर्मन कंट्रोल से, ठीक है। और बहुत सारे अलाइंसेस बने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुआ, बट ठीक है, उतना ज़्यादा चीज़ें मत समझो, बस इतना सा समझो कि एक सिंपल सा कि फ्रांस वापस अपने देश में कंट्रोल पा लिया, लेकिन वीक सिचुएशन पे, ठीक है, वीक था, कमज़ोर था, ज़्यादा कुछ चीज़ें उसके पास था नहीं। देन 1945 यूएस ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान सरेंडर्ड। 1945 को यूएस जो है ये एटॉमिक बॉम्ब कहाँ दाग दिया? हिरोशिमा एंड आपका नागासाकी में। यहाँ पे क्या किया, जापान खुद को क्या कर दिया, सरेंडर्ड कर दिया गया, ठीक है, जापान खुद को सरेंडर कर दिया गया। देन अब जो फ्रांस के पास भी उतना स्ट्रेंथ, उतना मजबूती नहीं था कि वापस से अपना कंट्रोल वियतनाम में ला सके। इसी का एडवांटेज लेते हुए, इस सिचुएशन का मौके का फ़ायदा उठाते हुए, वियतनामीज स्टेबलाइज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वियतनामी ने क्या स्टेबलाइज किया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 2 सितंबर 1945। इंपॉर्टेंट है कि कब आज़ाद हुआ, सिंपल सा 2 सितंबर 1945। और हो ची मिन्ह ये डिक्लेयर किया कि वियतनाम क्या है, एक इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ वियतनाम कब हुआ, आपका 2 सितंबर 1945 को। और हो ची मिन्ह जो ये क्या बना, ये गवर्नमेंट में हेड गवर्नमेंट बना, ठीक है, इस बात को याद रखना। चीज़ें समझ में आ रहा है? हो, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूंगा, अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा हो तो आ जाएगा समझ में। अब तक हुआ क्या क्या, फटाफट से कहाँ से समझाए तुम्हें। देखो, वर्ल्ड वॉर में बेसिकली ये हुआ, हो ची मिन्ह तक समझ में आ गया, वो गए अलग अलग कम्युनिटी बनाए, ठीक है। वर्ल्ड वॉर में स्टार्टिंग में ये हुआ, क्यों? क्योंकि रबर प्राइस वगैरह, जो भी राइस वगैरह के प्राइसेस थे, कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोग कम्युनिज्म की तरफ जाने लगे कि भाई साहब ये लोग तो बड़ा कठोर है, ठीक है, फ्रांस वाला, हम लोग ये काम करते हैं, लोग की तरफ चलते हैं, नेशनलिज्म अपने देश के प्रति प्यार जगाते हैं और आवाज़ उठाते हैं। जब आवाज़ उठाया गया तो पर फ्रांस ने क्या किया, उसके बदले में फायर कर दिया गया, बुलेट चला दिया गया, है ना, गोली चला दिया गया, बॉम्ब फेंक दिया गया, जिसके कारण से बहुत लोग दब गए। लेकिन ये जो बॉम्ब तो फेंक गए, लोग 1000 किल हो गया, लेकिन ये जो आइडियाज़ थे, ये जो फीलिंग्स था, वो नहीं दबा, वो तो और जाग गया, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, जिसमें फ्रांस क्या हो गया, सिंपल से हार गया जर्मनी से। फिर जर्मन बेसिकली दो हिस्से में फ्रांस में फ्रांस भी कुछ एरिया में कवर कर रहा था अपना टेरिटरी, और अपना जापान भी रियल अथॉरिटी में आ गया था। दोनों में तो ऑलरेडी चल ही रहा था। बीच में अपना वियतनामीज मतलब कि हो ची मिन्ह अपना फ़ायदा, एडवांटेज, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उन्हें अंदर ही अंदर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है, ओके। हो ची मिन्ह अपने फिर टर्निंग पॉइंट कब आया, 1941 को अमेरिका इंटर किया जापान, आफ्टर जापान अमेरिका पे सिंपल सा वॉर किया था, ठीक है, सरप्राइज टेस्ट जैसे लिया था, तो सरप्राइज वॉर किया था, जिसके कारण से यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट रहा। दूसरा, फ्रांस आज़ाद हो गया जर्मनी से, 1944 को 4 साल कब्जा में रहा, फिर ये आज़ाद हो गया। फिर 45 को यूएस ने ड्रॉप कर दिया, किसमें, जापान पे बॉम्ब मार दिया, ठीक है। अब अपना जो ये क्या बोल सकते हैं उसको, फ्रांस के पास भी उतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वापस से अपना टेरिटरी जमा पाए, और इधर इनके पास भी कोई ये नहीं था, जापान तो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था। इसका फ़ायदा उठाते हुए 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह सीधा सीधे इंडिपेंडेंट ऑफ वियतनाम कर दिया गया, ठीक है, ओके। रोल ऑफ बोदाई, इंपॉर्टेंट है बंदा, क्या है बताते हैं। रोल ऑफ बायोदाई, इनका रोल आगे भी पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, छोटा सा बीच में आप यहाँ पे देखो, सीक्वेंस देखना, यहाँ पे सितंबर का बाद घुसा दिया, फिर यहाँ पे अगस्त में आ गया, ठीक है। देन लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं आगे, इनके बारे में और एक बार पढ़ना है। देखो, इंडो चाइना हैड मैनी स्टेट अंडर द ओल्ड मोनार्की, जो इंडो चाइना का रीजन था, बहुत सारे स्टेट है, ये किसके अंदर आ रहा था, ओल्ड मोनार्की, जैसे कंबोडिया, लियोस, अनम के अंदर बहुत जगह छोटे छोटे स्टेट थे जो किसके अंदर आ रहा था, ओल्ड मोनार्की। ड्यूरिंग द जापानीज इवैक्यूएशन मोनार्की रिजाइन एंड सम डिग्निटी। देखो, बात यह है कि इंडो चाइना के अलग अलग छोटे छोटे राज्य स्टेट जिनका अपना अपना ओल्ड मोनार्की यानी राजा महाराजा वाला था, ठीक है, जैसे कंबोडिया, लियोस, अनम, ये क्या था, वियतनाम का हिस्सा था। जब जापान के फोर्स इंडो चाइना से वापस जा रहे थे अप्रॉक्स 1945 के आसपास में, तब मोनार्की को थोड़ा सा रिस्पेक्ट और अथॉरिटी वापस मिलने लगे, मतलब उनका थोड़ा सा डिग्निटी रिस्टोर हुआ था, ठीक। देन बायोडाई जो ये क्या बने,
एम्पायर ऑफ अनम बने। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा था ये सारी चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा पॉज करने के कारण, बहुत सारे किस रीज़न के कारण फिर से बनाना पड़ रहा है। 3-4 बार मैंने पॉज रखा है एक वीडियो को बस शूट करने के लिए। तो बायोडाई क्या बने, एम्पायर ऑफ अनम बने, इस बात को याद रखना। लेकिन बट मोनार्की कुड नॉट सर्वाइव अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट। लेकिन ये जो मोनार्की है ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट के सामने। ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो गया। ऑन 25 अगस्त 1945 बायोडाई का जो है ये अपना गद्दी को छोड़ दिए और वियतनाम जो है ये डिक्लेयर हो गया रिपब्लिक। ठीक है, ओके, समझ में आया। आपको सिंपल से पूछा जाए कि कब डिक्लेयर किया गया तो 1945, बट यहाँ पे सिंपल से बात सकते हैं अनम या फिर वियतनाम का ही पार्ट है, ये कब हुआ, ये 25 अगस्त 1945। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेट शीट मेंशन कर रखा है, यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। और होची में क्या बना, एक लीडर बन गया और ये डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस। ठीक है, और बायोडाई क्या है, ये अपना लास्ट एम्पायर ऑफ अनम। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लास्ट एम्पायर ऑफ अनम कौन थे, तो बायोडाई। ठीक है, ओके, अब कब, 1945 की बात हो रही है। तो होप आज के लिए इतना ही। वीडियोस इतना ज़्यादा पॉज करना पड़ा, मैंने शायद 2-3 बार ही बोला, बट इतना ज़्यादा पॉज करना पड़ा। एग्जैक्टली मैं 5 बजे से बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए, अभी रात के 7:30 बज गया। इतना ज़्यादा टाइम लग गया सिर्फ ये छोटे से वीडियोज़ बनाने के लिए। बहुत लोग आ रहे हैं रूम पे, अभी अपने घर पे भी नहीं हूँ जो बैठ कर आराम से बना सकता हूँ। तो सारी चीज़ें देखते हुए कभी कुछ प्रॉब्लम, बट ठीक है, फिर भी हो गया। अगर समझ में नहीं आया हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हो, चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे बता देना। नेक्स्ट पार्ट में फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करते हुए स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच।